हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम विद अनदर वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 8, सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. In this video we will discuss about its big exercise questions, and if you didn't subscribe yet, please do subscribe to my YouTube channel for more such related videos and put the notification bell. So without wasting a further ado, let's get start the video. So first of all, we will discuss about the fill in the blanks. So first is International Day for Biological Diversity is observed on. So International Day Biological Diversity का जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो होता है May 22 को. सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो इंटरब्रीडिंग करने के लिए कैपेबल होते हैं नेचुरल कंडीशंस के अंदर, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? स्पीशीज़ बोलते हैं. जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है. दैट आर द स्पीशीज़ दैट आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक एरिया के अंदर ही वो हमें मिलती हैं और किसी एरिया में फाउंड नहीं होगी. सो दैट इज़ एंडेमिक स्पीशीज़. फोर्थ इज डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजर्व फॉर प्रोजेक्ट टाइगर. सो दैट इज़ बंदीपुर नेशनल पार्क, जो एक इम्पॉर्टेंट रिजर्व है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए. बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है. फिफ्थ है डैश सेंचुरी. एक सेंचुरी बतानी है आपको, सेंचुरी का नाम बताना है जो उड़ीसा में प्रेजेंट है. वो ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर जाइंट ऑलिव रेडली टर्टल के लिए, जो माइग्रेट करते हैं पैसिफिक ओशियन से. तो वो सेंचुरी का नाम है गहीरमथा टर्टल. गहीरमथा टर्टल. फाइन. नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. सो फर्स्ट है राइनोसिरोज. राइनोसिरोज क्या है? राइनोसिरोज कहाँ पे मिलता है या किस चीज़ से रिलेटेड है, उस चीज़ को हमने इसमें मैच करना है. सो फर्स्ट को हम मैच करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क से, क्योंकि जो राइनोसिरोज होते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज जाइंट पांडा. सो जाइंट पांडा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, दैट इज़ सेकेंड. फ्लेमिंगोज माइग्रेशन करते हैं, दैट इज़ थर्ड. चीता वल्नरेबल स्पीशीज़ है. एंड द लास्ट वन इज़ एक्सटिंक्ट पैसेंजर पीजन, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. अब हम चलते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पे. प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन, जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेनली हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कंजर्वेशन. चीता एक वल्नरेबल स्पीशीज़ है. क्योंकि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है. इट विल बी एक्सटिंक्ट सून. प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? एक प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, उसे हम फ्लोरा बोलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटकम ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन इन एन एरिया. कौन सी चीज़ एक आउटकम नहीं है डिफॉरेस्ट्रेशन के लिए जो उस चीज़ एरिया में प्रेजेंट है? सो हम बोलते हैं इंक्रीज रेनफॉल. अ रीजन जहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज़ प्रैक्टिस्ड इज़ नोन एज, उसको हम बोलते हैं नेशनल पार्क. अब हम चलते हैं डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ पे. सो हाउ हैव अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन लार्ज स्केल डिफॉरेस्ट्रेशन में कैसे उसने अपना इफ़ेक्ट दिया है? तो उसका आंसर क्या होगा? सो इट्स आंसर विल बी कि जो फॉरेस्ट लैंड है इज़ बीइंग सेक्रीफाइसेस फॉर मासिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट हैव बिकम अ नेसेसरी पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो फॉरेस्ट को हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, पेपर, मेडिसिन, पल्प, फर्नीचर. इन सब चीज़ों के लिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं. और ये सब जो फैक्टर्स हैं ये इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ में लेड करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं. सो दैट्स वाई इट लेड टू द डिफॉरेस्ट्रेशन.
नेक्स्ट टू द सेकेंड क्वेश्चन इज, एक न्यू स्पीशीज़ है एक्स, वो इंट्रोड्यूस हुई है फॉरेस्ट के अंदर, सो हाउ इज़ इट लाइकली टू अफेक्ट द लोकल स्पीशीज़ ऑफ द एरिया। तो अगर न्यू स्पीशीज़ एक फॉरेस्ट में आ जाती है तो क्या होगा। इफ़ न्यू स्पीशीज़ इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पर्टिकुलर एरिया, जो लोकल स्पीशीज़ हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी। कैसे? सो लोकल स्पीशीज़ को प्रॉपर शेल्टर, वाटर, फूड नहीं मिल पाएगा उनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा। दे में प्रे ऑन द लोकल स्पीशीज़, वो जो पुरानी स्पीशीज़ हैं उनको प्रे करके उनको ईट भी कर सकते हैं। एंड इट में चेंज फूड चेन और फूड वेब को वो चेंज कर सकते हैं। सम ऑफ द स्पीशीज़ में एक्सटिंक्ट, कुछ स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। सो इसीलिए वो चीज़ें जो हैं वो लोकल स्पीशीज़ को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, और 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो इंडिया में प्रेजेंट है उसके नेम्स आपको बताने हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स एक इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरिया है जो यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया था, जिसमें बैलेंस रिलेशनशिप बनाया जाता है मैन और नेचर के बीच में, और प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सो 2 एग्जाम्पल क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये 2 हमारे जो एग्जाम्पल हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व के 2 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज़ द रेड डाटा बुक हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। तो रेड डाटा बुक ही क्यों हेल्प करती है प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी में। सो रेड डाटा बुक क्या काम करती है। रेड डाटा बुक एक डॉक्यूमेंट है जो एक रिकॉर्ड बना के रखती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, जो भी एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई उस कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, उनका एक रिकॉर्ड बनाती है, लिस्ट करती है उनको। एंड उस बुक की हेल्प से हम एस्टिमेट करते हैं रिस्क, और उन जो स्पीशीज़ हैं उनको एक फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम एक प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकें फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। This is the main cause and this is the main use of the red data book. Next is, why does some birds and animals migrate? So कुछ birds और animals ऐसे होते हैं जो migrate करते हैं। migrate का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। So वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि abundant food के लिए favorable place, ताकि वो breed कर सके, इन सभी चीज़ों के लिए वो migration करते हैं। नेक्स्ट है कि डिस्टिंग्विश करना है, सॉरी 6 इज़, हाउ डू बर्ड्स गेट हेल्प्ड इन नेविगेशन व्हाइल अंडरटेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट। सो बर्ड्स को नेविगेशन में हेल्प कैसे मिलती है जब भी वो लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट करते हैं, मींस जब वो माइग्रेशन करते हैं तो उन्हें रास्ते याद कैसे रह जाते हैं। सो उसके लिए बेसिकली व्हाट हैपन्स इज़ कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी बहुत शार्पर आई साइट होती है और बेटर वर्चुअल मेमोरी होती है, मैंस से ज़्यादा जो ह्यूमंस होते हैं उनसे ज़्यादा उनकी आई साइट होती है, वर्चुअल मेमोरी रहती है। सो इन लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट्स में क्या होता है, बर्ड्स अपीयर करते हैं सन और स्टार्स की हेल्प से, और पॉसिबली इन कम्बिनेशन विद रीडिंग ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये अचीव किया गया है कि इन बिल्ट मैग्नेटिक कंपास उनकी बॉडी के अंदर एक मास ऑफ टिश्यू है जो उनकी आई और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है बर्ड्स के अंदर, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है और जिससे वो अपनी नेविगेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क क्या है कि जो नेशनल पार्क है उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, बाउंड्रीज फिक्स्ड है, डिफाइंड है नेशनल पार्क में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी फिक्स्ड बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। नॉट यूजुअली ओपन टू द पब्लिक, इट इज़ ओपन टू द जनरल पब्लिक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओपन रहती हैं जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन ये पब्लिक के लिए जनरली ओपन नहीं होती है नेशनल पार्क्स। So this is the 3 main basic differences between national park and wildlife sanctuaries. Next है E part question answers that explain how deforestation can result in droughts and floods. So अब हम देखेंगे कि जो deforestation है, cutting down of forest है, उससे result floods में, droughts में कैसे होता है। So फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो रूट्स हैं ट्रीज़ की वो सॉइल को हेल्प करती हैं टू बाइंड अप प्रॉपर्ली।
लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो फ्रीक्वेंट फ्लड्स और ड्रॉट होंगे, जिसकी वजह से सॉइल लूज अप हो जाएगी और उसकी जो बाइंडिंग है वो कम हो जाएगी ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। और जब भी रेन आनी होगी, व्हेन देयर इज़ रेन, सॉइल इरोजन और फ्लड आ सकती है, इट कैन टेक्स प्लेस। फाइन। नेक्स्ट है ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेकेंड क्वेश्चन। सो ई पार्ट के सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर कैन डीस्टेबलाइज द एंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड रिजल्ट इन अ लार्ज स्केल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें बोला कि एक टाइगर का एक्सटिंक्शन होगा, मतलब टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया, तो उससे क्या होगा, एंटायर फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। डीस्टेबलाइज मतलब अनस्टेबल हो जाएगा और रिजल्ट होगा लार्ज स्केल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, बहुत ज़्यादा वास्ट क्वांटिटी में लार्ज लॉस होगा। तो इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, बताना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको इसके रीज़न बताना है। सो इफ़ द टाइगर्स गेट एक्सटिंक्ट देन द फूड चेन विल गेट डिस्टर्ब। अगर टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए तो फूड चेन डिस्टर्ब होगी और नंबर ऑफ़ हर्बीवोरस एनिमल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ प्लांट्स होगा और प्लांट्स अल्टीमेट सोर्स है फूड का, जिसमें फूड की शॉर्टेज होगी सभी के लिए और बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन को फेस करेगी। सो दिस इज़ द मेन कोज and the summary of this statement. So next question is, why are endemic species, जो endemic species हैं वो greater risk पे क्यों हैं of becoming extinct? लिस्ट करना है आपको ह्यूमन एक्शन रिलेटेड कोजेज़ जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके एक्सटिंक्शन के लिए, कि जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो भी जल्दी ही एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ऐसा क्यों है। ह्यूमन एक्शंस को आपको लिस्ट करना है, बताना है कि जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, तो उनका जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है, तो हमें उनको कंजर्व ज़्यादा करना पड़ेगा। सो हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो सकता है एंडेमिक स्पीशीज़ का। सो दिस आर द 4 मेजर रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्थ, द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन poses अ ग्रेव थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो बायोडाइवर्सिटी को एक थ्रेट दे रहा है, उसको कम कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। उस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करके बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इससे नेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सो इंक्रीज़ हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर तो बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, फॉरेस्ट लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स की जो लिविंग है, हैबिटेट है, उसको ट्रीट किया जाएगा। डिफॉरेस्टेशन होगा और फॉरेस्ट को यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के लिए, वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो डिफॉरेस्टेशन डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस दोनों शो करेगा। नेक्स्ट द लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ ई पार्ट, दैट इज़ 5th नंबर। तो आपको डिफरेंस बताना है एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज़ के बारे में। जो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, दिखती नहीं हैं, उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बोलते हैं। ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होंगी? सो एक्सटिंक्ट एक ऐसा प्लांट एनिमल जो कहीं भी नहीं देखा जाता अर्थ पे, उसको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बोलते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ प्लांट की, एनिमल की, जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है नियर फ्यूचर के अंदर। और वल्नरेबल स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में मिलती हैं और नाउ हेयर एल्स उसको वल्नरेबल स्पीशीज़ से बोला गया है। सो ये सारी चीज़ें जो है इसका डिफरेंस है कि वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज 3। नेक्स्ट इज़ द लास्ट क्वेश्चन इज़ लिस्ट 5 वेज जिसमें आप अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह रख के कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे कंजर्विंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर। सो कुछ ऐसे 5 वेज बताने हैं, 5 तरीके बताने हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ऑन कंजर्विंग द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो 5 वेज क्या होंगे? हम प्लांटिंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहला मेजर जो हमारा कंडीशन रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो फर्स्ट इज़ by planting more and more trees. Second is by reducing wastage of paper.
सो अगर हम पेपर की वेस्टेज कम करेंगे, हम उसको रिसाइकलिंग के लिए देंगे, 3 Rs का फॉलो करेंगे। सो रिसाइकलिंग करेंगे हम पेपर की, उसको यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। थर्ड इज़ बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम पीपल्स के अंदर जो भी लोग हैं उनको अवेयर करेंगे कि कंजर्व करना शुरू करें, ना कि वेस्टेज करना। फोर्थ इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की। सो अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो फॉरेस्ट की क्या हो जाएगी, कटिंग होगी, और कटिंग से क्या होगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा। सो डिफॉरेस्ट्रेशन हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ, बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसीज़ ऑफ 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। मैंने अभी आपको बताया कि 3 Rs को फॉलो करेंगे तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर तो करेंगे हम। सो 3 Rs में क्या फॉलो करेंगे, रिड्यूस द वेस्टेज, रीयूज़ द मटीरियल्स एंड रिसाइकिल द पेपर एंड द प्रोडक्ट्स which we can recycle. So these are the main products and the main factors in which we can contribute to the nature and conserve the plants and animals. So I hope you like it. If you like, please do like, share and comment and subscribe to my YouTube channel and push the notification bell for more such related videos. Thank you.